Namaste, Sasrikal, Kimcho, Assalamu alaikum viewers. This is Priya. Today we will start class 6th History chapter 9 Traders, Kings and Pilgrims. जगनी एट द मार्केट। जगनी एक लड़की है और ये अपने गांव में मेला देखने जाती है। जब ये मेला देखने जाती है तो उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉट्स, पैन ऑफ शाइनी स्टील, मतलब बहुत ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स होती हैं, प्रिंटेड क्लोथ होते हैं, उस पर फ्लोरल डिज़ाइन होता है बहुत सुंदर सुंदर सा। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ भी होते हैं जो कि सिटी से लाए गए होते हैं। सिटी से ना बस और ट्रक के थ्रू लेकर आते हैं और इस मेले में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। और जब फेयर का लास्ट डे होता है, मतलब मेले का जब लास्ट डे होता है, तो ये लोग वापस चले जाते हैं। तो इसकी मम्मी बताती है कि ये लोग ट्रेडर्स होते हैं, जहाँ पर सामान बनता है वहाँ से ये लोग सामान लेकर आते हैं और दूसरी जगह पर बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। तो आपने चैप्टर 8 में देखा होगा, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बहुत फाइन पॉटरी होती है, स्पेशली बाउल्स और प्लेट। ये बहुत जगह पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिला भी है। तो ये कैसे मिले हमें, अलग अलग जगह पे पहुंच गए हैं। तो जो ट्रेडर्स थे ना, वो जहाँ पे पॉटरी बनती थी वहाँ से लेकर और दूसरी जगह सेल करते थे। इसी तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस सामान जाता था। अगर इंडिया में देखें तो अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर गोल्ड, जो स्पाइसेस थी, जैसे स्पेशली जो पेपर, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, और काफ़ी सारे प्रीशियस स्टोन फेमस थे उस टाइम पर। तो जो पेपर था ना, वो रोमन एम्पायर को बहुत ही पसंद था, तो इस वजह से इसकी डिमांड भी ज़्यादा हुई। अब जब डिमांड ज़्यादा हुई तो इसे बोला गया ब्लैक गोल्ड। तो जो ट्रेडर्स थे वो रोम, मतलब इंडिया से अलग कंट्री है रोम, तो वहाँ पर ले जाते थे सामान को शिप के थ्रू, और कभी कभी तो लैंड से भी लेकर जाते थे। कारावांस मतलब होता है एक पूरा झुंड बना के बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। अगर वो लैंड से जाते थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे, अकेला नहीं जाता था कोई। अब जो भी रोमन से ट्रेड करने आता था इंडिया में तो वो गोल्ड कॉइन लेकर आता था। गोल्ड कॉइन देने के बाद उसको तब जाके स्पाइसेस मिलते थे, मसाले मिलते थे। जो भी पेपर वगैरह मसाले लेता था वो यहाँ से, तो उसके बदले में उसको गोल्ड कॉइन देना पड़ता था। तो रोमन के जो गोल्ड कॉइन है ना, वो साउथ इंडिया में पाए गए हैं इसीलिए। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कैसे और क्यों ये लोग इंडिया आते थे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अ पोएम अबाउट ट्रेड। अब इस पोएम से हमें पता चलेगा कि किस किस चीज़ों का व्यापार हुआ करता था उस टाइम पर। तो हॉर्सेस बाहर से मंगवाए जाते थे क्योंकि इंडिया में हॉर्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। और यहाँ से पेपर, जो ब्लैक पेपर मसाला होता है, काली मिर्च होती है, वो बाहर ले जाया जाता था क्योंकि फॉरेन कंट्री में ब्लैक पेपर नहीं मिलता था। जेम्स और गोल्ड हिमालय के साइड में मिलते थे। जो हमारी कंट्री में हिमालय वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती थी। और सैंडलवुड वेस्टर्न हिल्स में मिलते थे। पर्ल्स सदर्न एशिया में मिलता था, सदर्न सी में मिलता था। और कोरल्स ईस्टर्न ओशियंस में मिलते थे। और गंगा और जो कावेरी वाला एरिया है ना, वहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी होती थी। फूड स्टफ्स श्रीलंका में अच्छा होता था। पॉटरी म्यांमार में होती थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। मतलब कि क्या क्या चीज़ें इंडिया में लाई जाती थी और क्या क्या चीज़ें इंडिया से भेजी जाती थी। जो दूसरी कंट्री से ट्रेडर्स आते थे तो बहुत सारे सी रूट को फॉलो करते थे। जिसको जो अच्छा लगता था वो वाला सी रूट फॉलो करता था। जैसे कि कुछ अरेबियन सी से आते थे तो कुछ बे ऑफ बंगाल से आते थे। मॉनसून विंड्स पे प्रेफर करता था। जहाँ मॉनसून विंड अच्छी होती थी, जिस साइड को जा रही होती थी, वो उसी साइड में जाते थे। अगर उन्हें किसी भी सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे जाना होता था तो वो साउथ वेस्ट मानसून देखते थे। अगर साउथ वेस्ट मानसून की विंड चल रही है, हवा चल रही है जिस साइड, तो वो उसी साइड जाते थे। तो इस लॉन्ग जर्नी के लिए इनको शिप लेनी पड़ती थी, शिप के थ्रू ही जाते थे ये। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है ना, वहाँ पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और उस कोस्ट लाइन के साथ हिल्स, प्लेट्यूज और रिवर वैलीज है। और सबसे मोस्ट फर्टाइल जो रिवर है वो है कावेरी रिवर। इसी वजह से जो चीफ और जो किंग हुआ करते थे वो रिवर वैली पे ही कंट्रोल किया करते थे, क्योंकि जिसने रिवर वैली पे कंट्रोल किया वही राजा होगा रिच और पावरफुल। संगम पोएम्स में मूवेंद्र मेंशन किया हुआ है। मूवेंद्र किसी का नाम नहीं, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स। और इस वर्ड को यूज किया गया है 3 हेड ऑफ फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज के लिए, द चोलास, चेरास और पांड्यास। 2300 ईयर पहले साउथ इंडिया में ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे।
अब इन तीनों चीफ के दो दो सेंटर थे, मतलब एक चीफ के दो सेंटर थे, एक इंलैंड में और एक कोस्ट में। तो 3 चीफ्स है और हर एक का 2 सेंटर है, तो 3 चीफ के 6 सिटीज़ हो गई, 6 सेंटर्स हो गए। तो अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था पुहार और कावेरी पट्टनम, ये चोलास का पोर्ट था, और जो मदुरई था वो पांड्यास का। अब ये जो चीफ्स थे, जो किंग थे ना, वो टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, वो टैक्स की जगह डिमांड करते थे गिफ्ट्स की, पीपल से गिफ्ट लेते थे वो। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, मतलब वो एज अ मिलिट्री भी काम करते थे, दूसरे एरिया पे अटैक करते थे और फिर उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेते थे अपने एरिया में। और फिर जो नेबरिंग एरिया था जहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया था, तो वो नेबरिंग एरिया में जो भी राजा था वो इनको ट्रिब्यूट करता था, मतलब गिफ्ट देता था। अब ये जो चीफ थे जिन्होंने दूसरे एरिया पे कैप्चर किया था, ये वहाँ के वेल्थ को, जितना भी सोना होता था, जितने पैसे होते थे, सब कुछ ले लेते थे उनसे। अब उस पैसे का ये क्या करते थे, देखो, कुछ तो ये अपने पास रखते थे और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर होते थे उनको, या सोल्जर्स को, या फिर पोइट को। बहुत सारे पोइट्स ने तो जो संगम की पोएम है उसमें लिखा भी है, बहुत प्रशंसा की अपने चीफ की, किंग की, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और फाइन क्लोथ और चैरियट्स। चोलास, चैरियस और पांड्यास के 200 ईयर बाद एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था सतवाहन्स। ये वेस्टर्न इंडिया में बहुत पावरफुल थी, और जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे ना सतवाहनास के, वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इनके बारे में इनकी मदर गौतमी बालाश्री ने इंस्क्रिप्शन, मतलब इनके बारे में लिखा था। ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे और जो अदर सतवाहन रूलर थे, उनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणा पथा बोला जाता था, यानी कि दक्षिण मतलब साउथ, यानी कि साउथ पे रूल करते थे। इन्होंने अपनी आर्मी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट पे भेजी थी। आपको क्या लगता है, क्या ये कोस्ट पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अब हम देखेंगे सिल्क रूट की स्टोरी। सिल्क जो होता है उसके ग्लॉसी कलर्स होते हैं, स्मूथ टेक्सचर होता है, और इसी वजह से ये सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। लेकिन सिल्क बनाने का जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो रॉ सिल्क होती है ना, उसको कोकून से, सिल्क वॉर्म से लिया जाता है, उसके बाद उसमें से जो थ्रेड्स निकलते हैं ना, उससे क्लॉथ बनता है। क्या आपको पता है 7000 ईयर पहले चाइना ने इन्वेंट की थी ये टेक्निक? और सिल्क बनाने की जो टेक्निक है, इन्होंने 1000 ईयर्स तक एकदम सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया। सिल्क लेने के लिए चाइना में जो भी आता था, तो वो या तो लैंड से जाता था, वापस ज़मीन से जाता था, या फिर हॉर्स बैक और कैमल्स, इनके थ्रू जाते थे। तो जो भी सिल्क लेके जाते थे ना, जिस पाथ से जाते थे, जिस रास्ते से जाते थे, उसको बोला जाता था सिल्क रूट। समटाइम्स, कभी कभी जो चाइनीज़ रूलर्स थे वो ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर्स थे उनको सिल्क गिफ्ट करते थे। तो इस वजह से ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर थे उनको पता चला सिल्क के बारे में। 2000 ईयर पहले सिल्क को पहनना फैशन में आ गया था। जो भी रूलर्स थे और जो भी रिच पीपल थे रोम के, वो सिल्क पहनते थे। सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, क्योंकि इसको चाइना से लेकर आते थे, और वो भी डेंजरस रोड से। जो रोड होती थी ना, बहुत खतरनाक रोड होती थी, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, और जिस रूट से लेकर आते थे ना ये, तो उस रूट पे जो भी लोग रहते थे वो बोलते थे कि हमें कुछ पेमेंट दो, कुछ पैसा दो। ट्रेडर से ऐसे बोला जाता था, तो ट्रेडर्स उनको पैसा भी देते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से सिल्क बहुत महंगा था। लुक एट मैप 6। अगर मैप 6 में देखें तो हमें सिल्क रूट शो हो रहा है। तो इस रूट पे जो किंग होते थे ना, वो ज़्यादातर पोर्शन जो रूट वाला है उसको कैप्चर करके रखते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो भी यहाँ से जाए वो उन्हें टैक्स दे, ट्रिब्यूट दे और गिफ्ट्स दे। तो जो भी ट्रेडर्स यहाँ से होकर जाते थे उनको ये सब देना पड़ता था, और इसके बदले में, इसके रिटर्न में, वो जो किंग थे वो इन ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन करते थे कि आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, और कोई रॉबर, कोई चोरी नहीं करेगा आपसे। जो भी आपका सामान है, सिल्क है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकेगा। सबसे अच्छा रूलर जो सिल्क रूट को कंट्रोल कर रहा था वो था कुशानास।
इसने 2000 ईयर पहले सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था। इसके 2 मेजर सेंटर्स थे, पेशावर्स और मथुरा। तक्षशिला ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, मतलब तक्षशिला भी इसके किंगडम में इंक्लूडेड था, लेकिन जो मेन था वो पेशावर और मथुरा ही था। ड्यूरिंग देयर रूल, जब भी रूल कर रहा था ना, तो जो सिल्क रूट था, जो रास्ता था सिल्क रूट का, वो सेंट्रल एशिया से होते हुए, सी पोर्ट से होते हुए, जो इंडस रिवर का जो माउथ है ना, वहाँ तक था जो सिल्क रूट था। तो जो भी सिल्क जाता था रोमन एम्पायर में, वो इस रास्ते से जाता था। कुशानाज ही ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था, और इसे यूज करते थे ट्रेडर्स जब वो सिल्क रूट से जाते थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, 1900 ईयर पहले एक फेमस रूलर था जिसका नाम था कनिष्का, और ये कुशाना वंश का था। इसने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, उसमें डिस्कशन होता था, इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर थे वो सारे इसी में डिस्कस किए जाते थे। अब एक पोइट की बात करते हैं। एक पोइट था अश्वघोषा, उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरिता। बायोग्राफी मतलब होता है किसी के जीवन के बारे में लिखना। अश्वघोषा के साथ साथ और भी बुद्धिस्ट स्कॉलर ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म के 2 डिस्टिंक्ट फीचर थे। फर्स्ट मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला था उसमें जो बुद्धा थे उनका कोई भी स्टैचू नहीं बनाया जाता था, उनको साइन से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब उनकी तो कोई मूर्ति नहीं होती थी, तो पीपल ट्री का स्कल्पचर बनाया जाता था, मूर्ति बनाई जाती थी। तो पीपल ट्री जो था वो एनलाइटमेंट, उनके ज्ञान को दर्शाता था। लेकिन बाद में बुद्धा की मूर्ति बनने लगी और बहुत सारी मूर्तियाँ मथुरा और तक्षशिला में बनी। अब जो सेकंड चेंज आया वो था बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास में वो लोग होते थे जिनको एनलाइटमेंट, जिनको ज्ञान मिल जाता था। अब जिनको भी नॉलेज मिल जाती थी, एनलाइटमेंट मिल जाता था, तो वो उस नॉलेज के बाद है ना अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे और मेडिटेशन करते थे। उस जो ज्ञान मिला था उन्हें, उस चीज़ को वो मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन करते थे, और बिल्कुल पीस में, मतलब शांति वाले एरिया में। मेडिटेशन के साथ साथ वो लोगों को पूरे वर्ल्ड में टीच भी करते थे, लोगों की हेल्प भी करते थे। बोधिसत्वास बहुत पॉपुलर हो गए थे काफ़ी सारी कंट्री में, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया एंड जापान। बुद्धिज़्म वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया, फैलता गया। और हिल्स में ना, जो हिल्स को थोड़ा हॉलो करके केव बनाई जाती और उसमें रहते थे मॉन्क्स जो बुद्धिज़्म को फैलाते थे। कुछ जो केव्स थी वो किंग्स और क्वीन के ऑर्डर पे बनाई जाती थी और कुछ मर्चेंट्स और फार्मर्स के। ज़्यादातर जो केव्स थी वो वेस्टर्न घाट पे बनाई जाती थी, और जो उसकी रोड थी ना वो काफ़ी कोस्ट वगैरह से कनेक्टेड थी। अब ये जो केव्स थी ये कोस्ट के पास बनी हुई थी, तो अब ट्रेडर्स भी तो आएंगे। अब ट्रेडर्स भी इस मोनेस्ट्री, इस धर्मशाला में रुकते थे। तो इन केव्स में मॉन्क्स भी रहते थे जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते थे, और ट्रेडर्स आते थे कभी कभी, तो वो भी इसमें रुक जाते थे। बुद्धिज़्म को साउथ ईस्ट वर्ल्ड से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भी काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट जैसे इंडोनेशिया तक फैलाया गया। इन सभी एरिया में जो ओल्डर फॉर्म था ना बुद्धिज़्म का, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, वो पॉपुलर हुआ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में बनी है बुद्धा की मूर्ति वो मथुरा में बनाई गई है, और जो राइट हैंड साइड में वो तक्षशिला में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कुछ कुछ डिफरेंस है ना। तो मूर्ति बनाने के टाइम पे कुछ कुछ डिफरेंस भी आता था। ऐसा नहीं होता था कि जैसा मथुरा में बनाया है वैसा ही एग्जैक्ट तक्षशिला में बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हिल को कट करके केव बनाई जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। हमें ये तो पता है कि जो ट्रेडर्स थे वो, उनको अगर लैंड से जाना होता तो वो कारवंस से जाते थे, और अगर उनको सी से जाना होता तो वो शिप से जाते थे। तो पिलग्रिम्स भी कुछ यही रूट फॉलो करते थे। पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री को बोलते हैं। कोई भी मैन या विमेन बहुत लंबी यात्रा करके होली प्लेसेस पे जाता है उसे बोलते हैं पिलग्रिम्स। यहाँ पे 3 चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में बताया गया है। 1600 ईयर पहले फाइयान आए थे, 1400 ईयर पहले वेंगजेंग आए थे, और वेंगजेंग के 50 ईयर्स बाद आए थे आइंग। ये 3 नेम अगर आपको लर्न हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ये मोनेस्ट्रीज में और जहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्लेसेस थी वहाँ पे विजिट करते थे। ये पिलग्रिम्स जर्नी, मतलब जब ये यात्रा कर रहे होते थे तो उस टाइम पे जो भी इनको डेंजरस चीज़ें फेस करनी पड़ती थी ट्रैवलिंग में, और सभी कंट्रियों में मोनेस्ट्रीज में जाते थे, उनके बारे में ये सब कुछ एक बुक में लिखते थे और उस बुक को अपने साथ ही रखते थे।
यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख सकते हैं फायान की स्टोरी लिखी हुई है कि ये चाइना में कैसे रिटर्न हुए, दोबारा चाइना कैसे गए। तो फायान जब जा रहे थे ना तो ये बंगाल से जा रहे थे और जिस शिप में जा रहे थे उसमें कुछ मर्चेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन एक तूफान आता है बहुत ज़ोर से, तो जितने भी मर्चेंट्स होते हैं ना वो अपना सामान फेंक देते हैं जिससे कि शिप डूब ना जाए। तो इनके पास भी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स जो इनका सामान था ना इन्होंने फेंक दिया, लेकिन इन्होंने अपनी बुक्स नहीं फेंकी और जो एक स्टेचू था बुद्धा का वो अपने साथ रखा। 13 दिन तक ये तूफान चला और आसपास इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ईस्ट दिख रहा था ना वेस्ट दिख रहा था, बस सन मून और स्टार्स ही दिख रहे थे। ऐसे ही जब ये जावा गए तो इनको 90 डेज लगे। जावा इंडोनेशिया में है, वहाँ पे 5 मंथ रुके और उसके बाद चाइना के लिए रिटर्न हो गए, चाइना में वापस आ गए। नेक्स्ट स्टोरी हम देखेंगे वेंगजेंग की। इन्होंने लैंड रूट फॉलो किया था, ये सी से नहीं गए थे। तो जब ये चाइना जा रहे थे ना तो इन्होंने बुद्धा के काफ़ी सारे स्टैचूज, गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है उसे बोलते हैं हम सैंडलवुड, और 600 मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए थे ये। इन्होंने 20 हॉर्सेस लिए और अपना सारा सामान लोड कर लिया। लेकिन जब ये जा रहे थे ना तो रास्ते में एक रिवर पड़ी, अब इन्होंने बोट ली। अब बोट में सामान जब लोड किया तो उसमें इनकी 50 मैन्युस्क्रिप्ट लॉस हो गई, क्योंकि जो बोट है ना वो पलट गई थी, उसकी वजह से इनको लॉस हो गया। लेकिन जब ये चाइना पहुँचे तो बाकी की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट की, क्योंकि इंडिया में तो पहले संस्कृत में लिखा जाता था। तो फिर इन्होंने जो जितनी भी संस्कृत में लिखा हुआ था वो सारा चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब वेंगजेंग ने नालंदा के बारे में लिखा कि नालंदा बिहार में है और यहाँ पर बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। नालंदा के टीचर्स काफ़ी टैलेंटेड थे और वहाँ पे जो रूल थे मोनेस्ट्रीज के बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर किसी को फॉलो करना पड़ता था रूल्स। अलग अलग सिटी से लोग अपने डाउट लेकर आते थे, उनके डाउट यहाँ पर क्लियर होते थे। यहाँ का जो गेट कीपर था ना वो हर किसी से क्वेश्चन पूछता था, तब उसको एंट्री मिलती थी। तो 10 में से 7 पीपल तो आंसर कर ही नहीं पाते थे। द बिगनिंग ऑफ भक्ति। अब ये वो टाइम था जब डेटीज़ की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। हिंदुइज्म में देखा जाए तो जो डेटीज़ हैं वो हैं शिवा, विष्णु, और अगर फीमेल डेटी देखी जाए तो वो दुर्गा हैं, दुर्गा माता। अब इस टाइम पे जो डेटीज़ है ना उनकी पूजा की जाती थी भक्ति से। भक्ति का मतलब होता है कि जो पर्सन अपने डेटी को चूज़ करता है उस डेटी को, उस भगवान को कुछ समर्पित करना, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर या हाई या लो कास्ट हो, या मैन या वीमेन हो, सभी को राइट था भक्ति का कि वो अपने भगवान की पूजा करे। भक्ति का आइडिया भगवत गीता में भी दिया हुआ है। ये एक हिंदू की रिलीजियस बुक है और गीता के बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ है। इसमें कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही वर्शिप कंट्री के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड होती चली गई। अब जो पर्सन भक्ति के सिस्टम को फॉलो करता था वो पूजा करने लगा अपने देवी देवता की। इस वजह से सैक्रिफाइसेस कम होने लगे। सैक्रिफाइसेस मतलब जैसे पहले बलि देते थे ना, किसी जानवर की बलि दे दी, अब वो नहीं दी जाती थी, क्योंकि अब लोग जो हैं वो गॉड और जो गॉडेस थे उन्हें उनकी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिवोटी थे, जो मतलब भगवान की पूजा करते थे, और डेटी मतलब जो भगवान थे, तो जो भी डिवोटी थे वो अपने प्योर हार्ट मतलब सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते थे। अपने जो डेटी होते थे, जो भगवान होते थे, वो या तो ह्यूमन बींग होते थे या फिर लायन या ट्री या किसी और फॉर्म में भी होते थे। इस वजह से जो आर्टिस्ट थे वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस बनाने लग गए डेटीज़ की। मोस्टली आपने हिंदू रिलीजन में देखा होगा कि जो डेटी होते हैं उनकी इमेजेस होती हैं, जैसे कि शंकर भगवान की और राम जी की, सीता जी की, काफ़ी सारे भगवान की बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैचू मध्य प्रदेश का है और इसमें विष्णु जी ने वाराह का अवतार लिया है और ये अर्थ को बचा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि विमेन है, ये विमेन को अर्थ बनाया गया है। भक्ति वर्ड संस्कृत से लिया गया है जिसका एक्चुअल मीनिंग है भज, मतलब डिवाइड और शेयर। इसका मतलब है टू वे रिलेशनशिप, मतलब कि जो डेटी है और जो डिवोटी है ना, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, कि जो भक्त है वो अपने भगवान को सब कुछ समर्पित कर रहा है। अब यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, अ पोएम बाय अ भक्ता। एक भक्त ने एक पोएम लिखी है। ये पोएम तमिल में लिखी गई है और शिव भगवान के लिए लिखी गई है। अब डेटीज लोगों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उनकी इमेजेस अपने घर में रखते हैं और पूजा करते हैं।
टेम्पल्स में भी आपने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होंगी डेटीज़ की। तो जो भक्ति है ना वो स्कल्पचर्स, पोइट्री और आर्किटेक्चर से काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है इन सब की हेल्प लेके। हिंदू वर्ड भी इंडिया की तरह ही आया है, जैसे इंडिया वर्ड इंडस रिवर से आया था ना, तो इस तरीके से जो अरब्स और जो ईरानियन थे वो उन लोगों को हिंदू बोलते थे जो रिवर के ईस्ट साइड में रहते थे। उनके कल्चर को देख के, उनके रिलीजियस को देख के उन्हें हिंदू बोला जाता था। अब हम देखेंगे एल्सवेयर। इसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है कि 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई थी वेस्ट एशिया में। जो जीसस क्राइस्ट थे वो बैथलेम में बॉर्न हुए थे, जो रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो ये बोलते थे कि लोगों से प्यार करो, लोगों की हेल्प करो और लोगों को वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपसे ट्रीट करें। तो यहाँ पर बाइबल में इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं। बाइबल एक होली बुक है जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो केरला में क्रिश्चियन लोग हैं ना, उनको सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं क्योंकि वो वेस्ट एशिया से आए थे। इसी बात पे चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.